आज मैं आप लोगों के साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट डिस्कस करने जा रही हूँ। उससे पहले ये कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की नीड क्यों पड़ती है। एक पर्सन को दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट करने के लिए एक मीडियम, एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। सिमिलरली कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमें भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ती है सो दैट कि हम उसमें एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम को डेवलप कर सकें। देयर आर मेजर 5 जनरेशंस ऑफ लैंग्वेजेस। कंप्यूटर्स में जो लैंग्वेजेस आई उनको हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहली जनरेशन जो आई दैट वाज ऑफ मशीन लैंग्वेज। It is actually binary language which operates only on 2 digits 0 and 1. मशीन लैंग्वेज में जो प्रोग्राम बनाए जाते थे वो आपके प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते थे। आपने एक मशीन के लिए जो प्रोग्राम डेवलप कर दिया वो दूसरी मशीन पे एग्जीक्यूट नहीं हो सकता था। मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स वर नॉट पोर्टेबल एंड टू कोड द मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम वाज वेरी टफ। एंड मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम जो बनाए जाते थे वो डायरेक्टली मेमोरी से डील करते थे। मेमोरी मैनेजमेंट वाज डायरेक्टली हैंडल्ड इन द मशीन लैंग्वेज। इस लैंग्वेज में प्रोग्राम को कोड करना बहुत मुश्किल होता था, तो इसलिए नेक्स्ट जनरेशन जो आई दैट वाज ऑफ असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में सिंपल इंस्ट्रक्शंस, इंग्लिश लाइक इंस्ट्रक्शंस थी जिसमें प्रोग्राम को कोड करना ईजी होता था। बट असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम में भी यही प्रॉब्लम थी कि वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते थे, पोर्टेबल नहीं होते थे। एक मशीन पर एक प्रोग्राम जो डेवलप हो गया उसको ईजिली दूसरी मशीन पर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे। असेंबली लैंग्वेज में सिर्फ बेनिफिट हमें यही था कि असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम बनाए जाते थे वो उसमें इंग्लिश लाइक इंस्ट्रक्शंस होती थी। बट जो मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम होते थे उनका हमें एक बेनिफिट था कि उनकी जो एग्जीक्यूशन स्पीड थी वो बहुत फास्ट थी, बिकॉज हम एक प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं जो डायरेक्टली मशीन की लैंग्वेज में ही कोड किया जा रहा है और मशीन उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकती थी। इसीलिए जो मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम डिज़ाइन किए जाते थे उनका एग्जीक्यूशन फास्ट होता था एज़ कम्पेयर टू अदर, फॉर एग्जांपल असेंबली, हाई लेवल DBMS एंड AI लैंग्वेजेस। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर नॉट डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द मशीन। असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम बनाए जाते थे उनके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती थी जो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था। दैट सॉफ्टवेयर वाज कॉल्ड असेंबलर। असेंबलर के थ्रू हम असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते थे। सो दोज प्रोग्राम्स वर नॉट हैविंग सो मच स्पीड एज दैट ऑफ मशीन लैंग्वेज, बट दे आर ईजियर टू राइट एज कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आई दैट वाज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस में भी इंग्लिश लाइक इंस्ट्रक्शंस थी, बहुत इजी, प्रोग्रामर के लिए बहुत इजी हो गया था लैंग्वेजेस को कोड करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑलरेडी कोई लैंग्वेज की हो, सी में आप लोगों ने काम किया है, तो सी इज़ एन एग्जांपल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। सी, C++, VB, Java, all these languages comes into the category of high level language. But high level languages programs are also not directly understood by the machine. Here we also need some software to convert high level language into the machine language, and that software is compiler and interpreter. Compiler is a software that convert high level language program into the machine language. इसके बाद जो 4th generation आई, all the DBMS languages comes into the 4th generation. For example, Oracle, SQL Server, like these languages. And latest current अभी जो हमारी जनरेशन चल रही है दैट इज़ ऑफ आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस। जितने भी हमारे रोबोट्स हैं या आर्टिफिशियल एप्स हैं वो हमारी आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस में डिज़ाइन होती हैं। बट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वी वांट टू डेवलप ए कंप्यूटर सिस्टम दैट विल बिहेव एज मच एज लाइक अ ह्यूमन बीइंग। जितने भी हमारे PCs हैं, लैपटॉप्स हैं या मशीन्स हैं, इन सब की एक डिसएडवांटेज है कि ऑल दीज हैव IQ लेवल 0। बट जो प्रोग्राम हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस में डेवलप होते हैं उनका IQ लेवल नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू ह्यूमन बीइंग, बट कुछ पर्टिकुलर रेशो तक हमने ट्राई किया है कि हम ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस को डेवलप कर सकें। तो
प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बेसिकली हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, सो दैट कि वो प्रोग्राम फर्दर हमारे लिए हेल्पफुल हो। इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग ATM मशीन में जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, दैट इज़ डेवलप्ड इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। नाउ आवर मेन टॉपिक इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। बेसिकली सबसे पहले हमें प्रोग्रामिंग पता होना चाहिए। प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या है, प्रोग्राम क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस को आपने एक लैंग्वेज में कोड कर दिया सो दैट कि जो हमारा कंप्यूटर है वो एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म कर सके। और प्रोग्रामिंग डिज़ाइन की जाएगी किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में, जो अभी हमने डिस्कस की कि देयर आर मैनी जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस। सबसे पहले हमारी कंप्यूटर जनरेशन में मशीन लैंग्वेज आई, देन असेंबली लाइक दिस। So we use these programming languages to design a program so that computer is capable to perform some particular job or task. What is object oriented programming? हमारी फॉर एग्जांपल अगर आपने C में अगर ऑलरेडी काम किया हुआ है तो C एक लैंग्वेज है दैट इज़ कॉल्ड प्रोसीजर ओरिएंटेड, जिसमें हमारा मेन एम्फेसिस क्या होता है, आवर मेन एम्फेसिस इज गिवन ऑन टोटली ऑन प्रोसीजर एंड फंक्शंस, बट we can't develop real world program into C. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किस लिए यूज़ होती है कि हमारी जो रियल वर्ल्ड में जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको हम प्रोग्राम के अंदर डेवलप कर सकें। ओप्स का जो बेसिक कंसेप्ट है दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन टू बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जेक्ट एंड क्लास। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें अलाउ करती है कि हम उसमें यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स यूज़ कर सकें। फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग के अंदर मैं इस तरह से अपने ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकूँ, मुझे चेयर यूज़ करना है, मुझे टेबल यूज़ करना है, मुझे पैन यूज़ करना है, इस टाइप के खुद के डेटा टाइप में क्रिएट कर सकूँ। जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उनको प्रोग्रामिंग की फॉर्म में कोड किया जा सके, कन्वर्ट किया जा सके, इसीलिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। एंड C++ इज़ वन ऑफ द लैंग्वेज that follows some of the characteristics of object-oriented programming. What is object-oriented programming? It is actually a concept having some characteristics, and there are some programming languages which follow those particular concept or some of the characteristics of object-oriented programming. For example, C++ comes into the category of OOPS, but it is not 100% truly object-oriented programming language. Java is a programming language that also comes into the category of object-oriented programming, and Java is called 100% truly object-oriented because it follows all the basic characteristics of object-oriented programming. In the next slide, we will discuss about the basic characteristics of C++. I want to tell you that C and C++ both programming languages execute in the same software. And the characteristics now we are discussing that are same of C and C++. ये जो अब अभी हम characteristics डिस्कस करने जा रहे हैं ये C and C++ दोनों की सेम है, दोनों में सेम यूज़ होती हैं, बट C++ की अपनी कुछ अलग से करेक्टरिस्टिक्स हैं जो भी हमने डिस्कस किया कि C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है तो उसके फीचर्स अलग से होंगे। अभी जो हम करेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बताने जा रही हूँ दोज कैटेगरीज behaves for same C and C++. The first characteristics is simple. C++ का बहुत सिंपल लैंग्वेज है, इंग्लिश लाइक इंस्ट्रक्शंस होती हैं, प्रोग्रामर इजीली उसको समझ सकता है, प्रोग्राम टाइप करना बहुत इजी होता है। एंड C++ एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें बहुत तरह की काफ़ी तरह के डेटा टाइप्स लाइब्रेरी फंक्शंस प्रोवाइड करता है, तो इसका जो कोड लिखना होता है वो प्रोग्रामर के लिए बहुत सिंपल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम असेंबली लैंग्वेज से कंपेयर करें तो असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस लर्न करना, टाइप करना बहुत टफ होता है एज़ कम्पेयर टू C++। सेकेंड फीचर इज़ मशीन इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबिलिटी। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, दोज प्रोग्राम्स वर मशीन डिपेंडेंट and the characteristics of high level languages is that they are machine independent और portable. Portable का मतलब ये होता है कि आपने एक प्रोग्राम जो एक मशीन में डिज़ाइन किया आप इजीली उसको दूसरी मशीन पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर उस प्रोग्राम में कैपेबिलिटी है देन वी विल से दैट प्रोग्राम इज़ पोर्टेबल। सो C++ इज़ मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल।
थर्ड करेक्टरिस्टिक्स इज मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. C and C++ both comes into the category of middle level language. हम इसको middle level क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें low level languages हमारी कौन सी हैं? assembly language and high level language. इसमें जो C लैंग्वेज है और C++ है, दोनों में लो लेवल लैंग्वेज के फीचर्स भी हैं, हाई लेवल है. लो लेवल की इसलिए हैं बिकॉज C एंड C++ में ये पॉसिबल है कि आप कर्नल, ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. उसका रीज़न क्या है? बिकॉज C में पॉइंटर्स का कंसेप्ट होता है, C++ में पॉइंटर्स का कंसेप्ट होता है, जिसके थ्रू हम लो लेवल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. और ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि C एंड C++ में हाई लेवल लैंग्वेजेस के फीचर्स हैं. तो दोनों लो लेवल एंड हाई लेवल दोनों फीचर्स होने की वजह से हम इसे मिडल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं. तो फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स इज अबाउट ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर क्या होता है कि आप एक प्रोग्राम को फर्दर मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हो. बिकॉज एक बड़ा प्रोग्राम लिखना इतना ईजी नहीं होता, हम उसको छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर देते, प्रोग्राम्स को पार्ट्स में डिवाइड कर देते. C++ इस करेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करती है, इसीलिए हम इसको स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बोलते हैं. नेक्स्ट फीचर इज लाइब्रेरी. C++ हमें ऑलरेडी बिल्ट इन काफ़ी सारी फंक्शंस प्रोवाइड करती है, सो दैट कि हमारा जो प्रोग्राम कोड करना है वो बहुत इजी हो जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर आपको मैथ्स के फंक्शन यूज़ करने हैं, टेंजेंट, कोस, साइन, लाइक स्क्वायर रूट, ऑल फंक्शंस आर अवेलेबल इन C++. आपको ग्राफिक्स के फंक्शन यूज़ करनी है, ग्राफिक्स के ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइडेड है. तो काफ़ी सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो C++ का सॉफ्टवेयर आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट फीचर इज़ मेमोरी मैनेजमेंट. C++ में आपके पास मेमोरी मैनेजमेंट फीचर है. मेमोरी मैनेजमेंट फीचर्स में आप मेमोरी एलोकेट भी कर सकते हैं डायनेमिकली, मेमोरी डी एलोकेट भी कर सकते हैं. उसके लिए आपके पास इसमें फंक्शंस अवेलेबल हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप फ्री करना चाहते हो तो C++ में फ्री फंक्शन अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप मेमोरी को डी एलोकेट कर सकते हैं. स्पीड काफ़ी फास्ट होती है. एग्जीक्यूशन टाइम C++ लैंग्वेज में जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं उनकी स्पीड फास्ट होती है. पॉइंटर्स अभी हमने डिस्कस किया कि मेमोरी मैनेजमेंट C++ का मेजर फीचर है. तो वो किसकी हेल्प से होता है? दैट इज़ डन विद हेल्प ऑफ पॉइंटर्स. मेमोरी मैनेजमेंट इज़ डन विद हेल्प ऑफ पॉइंटर्स. व्हाट इज़ रिकर्शन? इन द रिकर्शन ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ. फंक्शन खुद को ही बार बार कॉल करता है. उससे हमें ये मेन बेनिफिट मिलता है कि वी कैन यूज़ द रीयूजेबिलिटी फीचर. फंक्शन खुद को बार बार कॉल कर रहा है, तो उससे हमारी मेमोरी सेविंग हो रही है. तो रिकर्शन का कंसेप्ट C++ में इम्प्लीमेंट होता है. द नेक्स्ट फीचर इज़ एक्सटेंसिबिलिटी. एक्सटेंसिबिलिटी मीन्स कि वी कैन क्रिएट वर्जन ऑफ C++ लैंग्वेज सॉफ्टवेयर्स. आपने एक प्रोग्राम डेवलप किया, राइट? उसके बाद आप उसमें कुछ और फीचर्स ऐड करना चाहते हैं. आपको नया प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है. ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में आप न्यू फीचर्स को ऐड कर सकते हो. दिस फीचर इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्केलेबिलिटी, दैट वी कैन मूव फ्रॉम स्मॉल प्रोजेक्ट टू लार्ज प्रोजेक्ट. आप इजीली स्मॉल प्रोजेक्ट से लार्ज प्रोजेक्ट पे मूव कर सकते हैं विदाउट एनी मेजर मॉडिफिकेशंस. आपका जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करता है उसी में न्यू फीचर्स को ऐड करके आप अपने प्रोजेक्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं. तो दीज वर सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ C++.